नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पिछले 1-2 दिनों में हमने ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं किया है, तो उसको हम लोग जारी रखते हुए अगला प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने लगभग 20 प्रैक्टिस सेट कर लिया है दोस्तों। तो ये उसका अगला पार्ट, जिसमें कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, और खास करके ईवीएस पेडागोजी का आज ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पे अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चयन कीजिए। रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है दोस्तों। पॉजिटिव क्वेश्चन है बिल्कुल। और तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, क्या यह रचनात्मक आकलन का उदाहरण है? डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने और डूबने की केवल परिभाषा की व्याख्या करना, जो वस्तुएं डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद रखना। देखिए, तो सूची याद करना आसान होगा, परिभाषा की व्याख्या करना ये रचनात्मक आकलन में नहीं आएगा। और तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना ये भी आपका रचनात्मक आकलन के उपयुक्त कार्य नहीं होगा। वो होगा डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्या करना, क्रियाकलाप करना, जो है रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन रहा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। किसको प्रोत्साहित करता है? तो सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। सहपाठी अधिगम को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। कक्षा में अनुशासन को जो है कि प्रोत्साहित करता है। तो क्या यह होगा? तो कक्षा में अनुशासन को नहीं प्रोत्साहित करता है कि कला एवं कौशल का समावेश, और समावेशन को तो बिल्कुल करता है। तो ए बी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो कहाँ पे है ए बी डी? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय पढ़ाते समय कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, और देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाना। यहाँ पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय पढ़ाने के समय की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा कि विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव सुनाने के लिए क्या कहना राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो क्या है? विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन मतलब है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों के मुद्दों का प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से ये तीनों चीज़ें उसमें क्या होती है, सम्मिलित होती हैं, एकीकरण होता है सबका। विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर हम बात करें कि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है कि पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर यही उद्देश्य है यहाँ पर कि स्थानीय संबंध, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से क्या करना, सरल प्रारूपों का विकास करना। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। क्या होगा? अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है।
भोजन से संबंधित संप्रतियों के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श लेने के लिए कहा है। तो वो अपने अनुभव को क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो यहाँ पे अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए यह क्रियाकलाप, यह विकल्पना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भागों को अलग पढ़ाएं, या स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी कैसे हैं, तो दृष्टिबाधित हैं, और जब भी दृष्टिबाधित विद्यार्थी होंगे तो उनके लिए सबसे जो अधिक जो है उपयुक्त होने वाला है वो स्पर्शी शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग करना ही हमारे लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। तो पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, या शिक्षण अधिगम के दौरान, तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का जो है उपयुक्त स्तर यानी कि आकलन कब किया जाना चाहिए, तो वो शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको अपने विद्यार्थियों की पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि देनी है। आप आकलन के किस साधन का चयन करेंगे? अवलोकन, क्रम निर्धारण, मापनी, जांच सूची, सहपाठी। तो यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं? तो आपको क्योंकि शीघ्र प्रतिपुष्टि देना है तो यहाँ पर आप जिस आकलन साधन का उपयोग करेंगे वो आपकी हो सकती है जांच सूची। तो जांच सूची के माध्यम से आप जो है उन्हें शीघ्र जो है प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति की विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि प्रारंभ में जो अधिगम का आकलन होता है वो शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करते हैं, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। ये आपको बताना है इसमें से क्या जो है होगा, आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे आपका बन जाएगा मध्य स्तर। क्या बनेगा? मध्य स्तर बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 केवल बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो यहाँ पे जो आपका बात करें कि प्रक्रिया कौशल नहीं है तो वह है तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि थीम परिवार और तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम है? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं, तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यह एक थीम है, न कि उपथीम है। ठीक है, यह क्या है? थीम है, तो ये कट गया। कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय भी क्या एक यह आपका एक थीम है। ठीक है, भोजन एवं जल ये भी आपका थीम है। कार्य एवं खेल जो है परिवार और मित्र के बीच में आएंगे, जो कि इसका क्या है? उप थीम है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी? तो मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं?
दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? और लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? या पत्तियों का हरा रंग क्या होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, इसका एक ही आंसर बनेगा। तो यह जो है कि आपका अब सारी प्रश्न नहीं है। लवण के बीड़े से आप लवण पृथक कैसे करेंगे, तो ये भी आपका अब सारी नहीं है। ठीक है। हाँ, दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये अब सारी प्रश्न है और ये भी नहीं है अब सारी प्रश्न। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन द्वारा किया जा सकता है। तो क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा, पेन पेपर परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो गत्यात्मक, समग्र और तथा अनुभवात्मक प्रकृति उत्तम आकलन द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा कि विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के अंदर आने वाले कुछ पेडागॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको जो है कि परेशानियां होती हैं, तो इसको मैंने शामिल किया है। और आगे के भी प्रैक्टिस सेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।